मैं विनय प्रताप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू आपके सामने हूँ। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिए थे, आज फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो उससे पहले मैं, जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि फिजिक्स टिपिकल है। तो एक थॉट हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि किसी भी इंसान के लिए आत्मविश्वास और उत्साह हमेशा उसके मन में होना चाहिए। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो अपने गोल को लेके आत्मविश्वास और उत्साह मन में बना रहता है, तो हम पॉजिटिवली सारी चीज़ों को करते हैं। इसी थॉट के साथ हम अपना चैप्टर आज का शुरू करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और सबके बारे में देखेंगे कि एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम उठाते हैं इसको, ये दो क्लाउड दिख रहे हैं। ये क्लाउड से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फिजिकल वर्ल्ड में इससे क्या रिलेटेड कुछ नया दिख सकता है हमको। तो हमें पता है कि जब क्लाउड आपस में टकराते हैं, जिसे हम कोलिजन बोलते हैं, जब क्लाउड आपस में टकराते हैं तो दो फेनोमेना होता है। पहला लाइटनिंग और दूसरा थंडर स्टॉर्म। इसके साथ साउंड भी निकलता है। जब बड़े बड़े क्लाउड आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, साउंड आता है। तो लाइटनिंग क्यों होती है, साउंड क्यों निकलता है, थंडर स्टॉर्म क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर। और ये सारे लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी हमारा फिजिक्स का एक ब्रांच ही खुद में बन जाता है। बाद में जाके साउंड हमारा एक ब्रांच बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आते हैं अगले, देखते हैं डे और नाइट। डे नाइट साइकिल कन्वर्जन, मतलब सुबह होना फिर रात होना, रात होना सुबह होना, ये साइकिल क्यों चलता है। बहुत सारी चीजें नेचर में होती हैं, ऐसे फिनोमेना होते हैं जिनके बारे में हमें जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि हम समझे कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको हम फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, उसको हम साइंस के अंदर डील करते हैं। अब आते हैं ये सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की बात करें तो ये सन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है और भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि ऐसा क्यों होता है। जब ऐसा हमें जानने की इच्छा होती है तो हम साइंस के अंदर आते हैं, और नेचुरल फिनोमेना को जब हम पढ़ते हैं तो हम फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो हम सारी चीजें देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। और ये यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें होती है तो मैंने इसको ऐसे ले लिया है। यहाँ पे ओशियन वेव का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ओशियन वेव में जो तरंगे उठती हैं वो क्यों उठती हैं। और टीडल एनर्जी क्या होता है, जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि अट्रैक्शन ऑफ मून एंड ओशियन वाटर, तो उसको हाई टीड बोलते थे, फिर लो टीड बोलते थे, वो ओशियन वेव की वजह से होता था। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जिसके बारे में बहुत जानने की जिज्ञासा होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें साइंस। साइंस जो बिजनन वर्ड से बना है। अब ये एक लैटिन वर्ब, साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। जब हम किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, तो वो साइंस के अंदर आता है। और साइंस में तीन ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जब हम फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स क्या होता है, तो देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। बाकी उसके बाद इस पे आएंगे, ये दिख ही रहा है, काफी बच्चों को पता भी होगा कि वो क्या है। सोलर सिस्टम में अर्थ रिवॉल्व करता है और भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो होता है वेटेज के नंबर से 2 मार्क्स का आता है, लेकिन ये चैप्टर हमें बहुत सारे नए नॉलेज से बताता है, हमको सिखाता है कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। अब हमने बोला कि जो साइंस है इसका मतलब होता है टू नो। अब इस साइंस में तीन ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स हमें डील करना है फिजिक्स के साथ। तो हमने बोला कि नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका कोई ना कोई रीजन होता है, उस रीजन को समझना ही फिजिक्स है। अब हम बात करें तो हमारा पहले, जब निकोलस कोपर्निकस
आए थे तो उन्होंने बोला था कि सोलर सिस्टम जो होती है, अर्थ जो होता है ऑर्बिटल पाथ पे नहीं बल्कि सर्कुलर पाथ पे सोलर सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसको बोला गया कि अर्थ ऑर्बिटल पाथ पे मूव करते हैं अपने ओवल शेप जैसे पे। और फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, एटम्स न्यूक्लियाई के अंदर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन पढ़ते हैं, तो हमारी सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाती हैं। और ये चीजें जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कैलेस्टियल बॉडी होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, वो आते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में और क्लासिकल फिजिक्स में। तो फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the laws of nature। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम प्रकृति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। जितनी चीजें हमने पहले डिस्कस की, चाहे क्लाउड का कोलिजन होना, लाइटनिंग होना, थंडर स्टॉर्म होना, और ये वेव का पढ़ना, सोलर सिस्टम पढ़ना, सारे फिजिक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है और इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता ही होता है। अब साइंस में दो थ्रस्ट होते हैं, मतलब हम जब फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो इसके दो थ्रस्ट होते हैं, और ये होते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब बात आती है कि ये दोनों क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया कि साइंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। फिर हमने फिजिक्स के अंदर आया तो फिजिक्स देखा कि साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फिर फिजिक्स स्प्लिट होती है, उसके दो थ्रस्ट होते हैं, एक यूनिफिकेशन, एक रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन क्या कहता है कि जब हम फिजिक्स में किसी चीज की स्टडी किसी पार्टिकुलर लॉ पे करते हैं, किसी पार्टिकुलर कंसेप्ट पे करते हैं, तो हम उसको यूनिफिकेशन के अंदर लेते हैं। अब जब हम नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी। अब उस चीजों को मॉडिफाई करना है कि ये छोटे अमाउंट में है कि मतलब डीपली जाना है या ओवरऑल हमको इसको देखना है। तो यूनिफिकेशन में क्या है कि जब किसी भी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी चीज को किसी कंसेप्ट के निर्धारित करके देखते हैं, किसी लॉ पे पढ़ते हैं। जैसे हम बोले कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये क्या है? ये यूनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये जितने जहां जहां ये अप्लाई होता है वो किसी ना किसी रूल को फॉलो करता है। अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो इनर्शिया वाला, जो ये कहता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। वैसे ही सेकेंड वाला था कि इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई dt, न्यूटन का सेकेंड लॉ। फिर थर्ड था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूनिफिकेशन के अंदर आता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूनिफिकेशन के अंदर आता है। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किसी कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, हम उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत सारे जितने लॉ हैं इसके अंदर आ जाते हैं यूनिफिकेशन के अंदर। अब बात आती है रिडक्शन। तो हमारे पास फिजिक्स में ऐसे ब्रांच है। अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस पहले कहाँ था, आज के डेट में कहाँ पहुंच गया है, तो हम ये भी जानते हैं कि आज के डेट में हम एटम्स, न्यूक्लियाई, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो वो रिडक्शनिज्म क्या आता है? रिडक्शन के अंदर आता है। मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को, किसी कॉम्प्लेक्स चीज को फिजिक्स में अंदर जाके गहराई में पढ़ते हैं तो हम उसको रिडक्शन के अंदर लेते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ गया, जैसे हम ले लें एटम्स, न्यूक्लियाई। हमें पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं, तो उसके अलग अलग फोर्स होते हैं या जो भी होते हैं, तो रिडक्शन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि हम एक एटम के अंदर जाके उसको मॉडिफाई करके पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जाके पढ़ना, इतनी गहराई में जाके पढ़ना, कॉम्प्लेक्स चीज को ब्रेक करके पढ़ना, वो रिडक्शन के अंदर आता है। तो अभी तक हम थ्रस्ट में दो चीज देखी, एक यूनिफिकेशन, एक रिडक्शन। तो फिजिक्स में जब हम किसी पार्टिकुलर लॉ पे, किसी पार्टिकुलर कंसेप्ट की पढ़ाई करते हैं तो हम उसको यूनिफिकेशन के अंदर लेते हैं। रिडक्शन जब किसी कॉम्प्लेक्स
थिंग को, किसी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को अगर हम स्प्लिट करके ब्रेक करके पढ़ते हैं तो हम उसको रिडक्शन के अंदर लेते हैं। मैंने यूनिफिकेशन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोला, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनएलएम, जो कि तीनों जहां अप्लाई होगा अपना लॉ के साथ जाएगा, जहां क्वेश्चन में अप्लाई होगा न्यूटन अपना लॉ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही कंसेप्ट है उसका। और इसके बाद इसमें देखें तो इसमें एटम्स न्यूक्लियाई सारे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एटम्स की स्टडी करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमें बस फिजिक्स में आने वाली चीजों से अवेयर होना है कि हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें इन सब चीजों को डिटेल्स में पढ़ना है। अब जैसे इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, फिर हम आते हैं एक चीज नहीं आती है हमारे पास, अब इसका डोमेन होता है। हमने पढ़ लिया यूनिफिकेशन, हमने पढ़ा रिडक्शन। यूनिफिकेशन वो ब्रांच होता है जिसमें कंसेप्ट और लॉ की बात होती है बस। और ये जब हम किसी कॉम्प्लेक्स थिंग को ब्रेक करके स्प्लिट करके डिटेल्स में पढ़ते हैं तो हम उसको रिडक्शन के अंदर लेते हैं। जैसे एटम्स की स्टडी करना, न्यूक्लियाई की स्टडी करना। अब आता है हमारे पास एक डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फिजिक्स, जो कि हमारा आ जाएगा फिजिक्स का स्कोप क्या है। डोमेन ऑफ फिजिक्स बोले तो फिजिक्स का स्कोप क्या है, हम फिजिक्स पढ़ के क्या गेट कर सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है फिजिक्स पढ़ के। तो पहली बात कि इसके 3 डोमेन होते हैं। ये आता है किसका स्कोप के अंदर, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। एक ले लेते हैं मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक एंड थर्ड मेसोस्कोपिक। हमारा फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कभी हमें ब्रेक नहीं करना है खुद को कि आई कांट। फिजिक्स में 98% चीजों के आंसर हमारे पास होते हैं, क्यों होता है तो कैसे होता है। हमने पढ़ लिया कि फिजिक्स क्या होता है, फिर पढ़ लिया कि फिजिक्स 2 थ्रस्ट होते हैं, यूनिफिकेशन, रिडक्शन। अब आता है कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, हम फिजिक्स कहाँ पढ़ते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में मैंने दिया कि इसका कुछ डोमेन होता है। डोमेन मतलब कलेक्शन, डोमेन मतलब किसी चीज को कलेक्ट कर देना, फिर उसको डोमेन का नाम दे देना। मोर देन 2 थिंग्स, मोर देन मेनी मोर थिंग्स, जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको डोमेन कहा जाता है। अब मैंने बोला कि डोमेन ऑफ फिजिक्स में 3 चीज आती है, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक। अब ये दिख रहा है कि स्कोप, और इसमें भी दिख रहा है स्कोपिक, स्कोपिक, स्कोपिक। ठीक है, अब पहले इसको देखते हैं मैक्रोस्कोपिक। जब हम फिजिक्स में किसी चीज को अच्छे से डील कर सकते हैं, मतलब जो चीज हमें दिखाई देती है, जैसे कोई बॉडी रोल कर रही है तो ये बॉडी रोल करते हुए हमें दिखाई दे रही है। कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन मूव कर रही है तो वो ट्रेन चलते हुए हमें दिखाई देती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना, एरोप्लेन का उड़ना, मतलब ऐसी चीज जो हमें अपने नंगी आंखों से दिखाई देती है, जो हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, उसको मैक्रोस्कोपिक में लेते हैं। मीन्स दैट कि मैक्रोस्कोपिक क्या है, फिजिक्स का वो डोमेन है जिसमें हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम मैकेनिक्स की डील करते हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो की वैल्यू हमें पढ़े भी होंगे 10⁻⁻⁶ होती है, लेकिन हमको यहाँ वैल्यू से रिलेट नहीं करना है, मैं बस समझने के लिए बता दे रहा हूँ। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। जब हम फिजिक्स के ब्रांच को बड़े तौर पे देखते हैं, ओवरऑल व्यू में देखते हैं, तो हम उसको मैक्रोस्कोपिक के अंदर लेते हैं, जिसके एग्जाम अंदर मैकेनिक्स आ जाता है। हमारी जब 11th की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स तक माइक्रोस्कोपिक में ले लेते हैं। लाइट चैप्टर को माइक्रोस्कोपिक में ले लेते हैं, जो कि ऑप्टिक्स होती है। थर्मोडायनेमिक्स को माइक्रोस्कोपिक में लेते हैं। और यहाँ कंट्राडिक्शन ये रहता है कि थर्मोडायनेमिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक में क्यों लेते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे।
तो हमने बोला कि जब हम ओवरऑल व्यू में फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे बड़ी चीज के बारे में, तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक में लेते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा मैकेनिक्स आ जाता है, ऑप्टिक्स आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमको, ये सारी चीजें जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होती हैं, ये सब इसके अंदर आता है कि कैसे वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, जो भी है ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमको, ये हम देख सकते हैं, थोड़ा फील कर सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो फिजिक्स का वो डोमेन जिसे हम पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की यूज करते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं जो हमें छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, जो हमें माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। मीन्स दैट कि ऐसी चीजों को हम कब देख सकते हैं? जैसे हम एटम्स की बात करें, न्यूक्लियाई की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिवॉल्व या फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन सब सारी चीजों की बात करते हैं। एटम का रेडियस क्या होता है, तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि फिजिक्स का वो डोमेन जिसमें हम एटम्स, न्यूक्लियाई या सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोपिक में लेते हैं। मेसोस्कोपिक फिजिक्स का वो डोमेन है जो माइक्रो और मैक्रो के बीच होती है। हमारे पास कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच में लाई करता है, तो हम उसको मेसोस्कोपिक बोलते हैं। तो डोमेन में हमने 3 चीज देखा, मैक्रो, माइक्रो, मेसो। मैक्रो मीन्स जब बड़े अमाउंट की डील की जाए फिजिक्स में, मैकेनिक्स ले लो, ऑप्टिक्स ले लो, कैनेमेटिक्स जो मैकेनिक्स का ब्रांच है उसमें आ जाएगा। माइक्रो, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर पढ़ना। मेसो, कभी हमारे पास चांस आ जाता है कि मैक्रो और माइक्रो के बीच पढ़िए, तो मेसोस्कोपिक हो जाता है। ये टीडी मीन्स थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब बात आती है कि सर, जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है वो, तो हम इसमें पढ़ते हैं गैस मॉलिक्यूल के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में। तो ये गैस मॉलिक्यूल और उसकी एनर्जी के बारे में पढ़ना, तो सर तो ये तो गहराई में जाके पढ़ना होगा ना, कि डेप्थ में जाके हम गैस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जब हम इसको कहते हैं कि ये माइक्रो में है, मतलब ये कि जब हम टीडी पढ़ते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और सिस्टम में एक चीज नहीं होता है, एक पार्टिकल नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। हम बोले कि हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है, एक कप वाटर है, इसके बारे में अगर हीट कर रहे हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी वगैरह क्या होगी, तो हम वाटर की एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, हम पूरे कप ऑफ वाटर की बात करेंगे, जो कि एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेगा। तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक में लेंगे। और माइक्रोस्कोपिक में ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये खुद कहता है कि अगर आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लार्ज अमाउंट में चीजों को लेकर डील करना पड़ेगा, और बाकी एटम्स, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक में आते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, हमारे माइंड में ये बहुत सारी चीजें आती हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये ना हुआ होता तो हम कैसे जानते। अब जैसे यहाँ न्यूटन, जब हमारे पता है कि हमारे न्यूटन सर एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एप्पल गिर रहा था, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, तो वहां से उन्होंने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। अब एक चीज होती है हमारे पास कि एक यूनिवर्सल है और एक पार्टिकुलर लॉ है। जैसे मैं बोलूं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एलेन का कोई भी लॉ ले लो, और एक यूनिवर्सल लॉ ले लो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो यूनिवर्सल लॉ होता है, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो अप्लाई होगा। लेकिन जो नॉर्मल लॉ होता है वो चेंज होता है। जैसे मैं बात करूं कि इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, ये हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, जो कि F = ma के बराबर आता है। लेकिन ये आता है kma, और हमारे अर्थ पे इस k की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि k = ma होता है। लेकिन जब हम प्लेनेट चेंज करेंगे तो हमारा ये न्यूटन लॉ जो सेकेंड लॉ है वो फॉलो नहीं होगा, वो वेरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो ये नहीं कहता है कि F = dp by dt। यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 रखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। तो जो यूनिवर्सल लॉ होता है वो
कहीं भी चले जाओ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल लॉ है वो चेंज हो सकता है, वो मॉडिफाई हो सकता है। और एक चीज हमारे पास पता होना चाहिए कि जो हमारी साइंस होती है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब चेंज होते रहना। अगर किसी ने बोल दिया आके, किसी साइंटिस्ट ने, किसी महान सर ने आके बोल दिया कि ये न्यूटन का लॉ गलत है, अगर वो प्रूव कर देते हैं तो अब जो मॉडिफाई किया जाएगा हम वो पढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि साइंस डायनेमिक होती है, साइंस चेंज होती है। हमारे पास स्टीफन हॉकिंग सर ने भी ब्लैक बॉडी का दिया था, ब्लैक बॉडी का ऑब्जर्वेशन पहले कुछ और होता था, अब कुछ और आया है। तो साइंस वेरी करती है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। कंडीशन इज दैट कि आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा। जैसे बोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट ले लो, जे थॉमसन केमिस्ट्री में जैसे मॉडिफाई हुए, ऐसे ही हमारी साइंस डायनेमिक होती है। अगर किसी ने बोला कि ये गलत है, ये सही है, तो आप प्रूव कर दीजिए कि ये सही है, तो फिर हम वो पढ़ेंगे। और सबसे पहली चीज कि हमारे फिजिक्स में जो भी चीज पढ़ते हैं हम, वो पहले से लिखी हुई है, हम बस कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाते हैं, अप्लाई करते जाते हैं अपने लाइफ में। दूसरा टॉपिक हमारे बुक में थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम यहाँ तक हैं, हमारे 20 साल पहले हमारा इन्वायरमेंट कैसा था, हमारा टेक्नोलॉजी कैसा था, आज कहाँ पहुंच गया है, ये सब बच्चों को पता होता है। पहले एरोप्लेन नहीं थी, पहले ट्रेन नहीं थी, फिर वो डिस्कवर हुए, तो फिर वो साइंस का प्रोग्रेस है। और साइंस का प्रोग्रेस कैसे होता है? किसी चीज को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, तो हम बोलते हैं कि ये साइंस प्रोग्रेस कर रही है। तो यही सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा हचकच हो। और ये चैप्टर ज्यादा वेटेज का नहीं होता है, 2 मार्क्स का होता है, बट ये हमको बहुत नया चीज सिखा के जाता है कि इस चीज में हमें, इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में पिंच करती रहेंगी, जो हमको इजी बनाएंगी कंसेप्ट को समझने में। आई होप आपको क्लास अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।